क्या होता है जब एक परिवार टूटता है? मेरा मतलब, घर की दीवारें तो वही रहती हैं, सामान भी शायद वही रहता है, लेकिन उस घर की आत्मा का क्या होता है? और सबसे सबसे जरूरी सवाल, उस घर में रहने वाले बच्चे का क्या होता है? उस बच्चे की तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसके लिए घर का जो मतलब है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। वो एक ऐसी नाव पर सवार हो जाता है जिसके दो किनारे हैं, पर उसका अपना अपना कोई किनारा नहीं होता। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं वो मन्नू भंडारी के एक बहुत ही संवेदनशील और कालजयी हिंदी उपन्यास तुम्हारा बंटी पर केंद्रित हैं। हम्म। यह उपन्यास एक बच्चे की मासूम आंखों से तलाक की त्रासदी को दिखाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि बंटी की कहानी आज भी हमारे दिलों को क्यों झकझोर देती है। समझना है कि ये उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों पर, सामाजिक दबावों पर और सबसे बढ़कर एक बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में क्या कहता है। अच्छा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक टूटते हुए परिवार के बीच पिसते बच्चे की खामोश चीख का एक मार्मिक दस्तावेज है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार से। केंद्र में है बंटी, एक 9-10 साल का बच्चा, और उसके माता पिता हैं सुधा और श्याम। सतह पर सब ठीक लगता होगा, लेकिन असल में इनके बीच चल क्या रहा है? इनके बीच वो दरार है जो कई रिश्तों में होती है, लेकिन यहाँ वो इतनी चौड़ी हो चुकी है कि उसे भरना नामुमकिन है। देखिए, सुधा और श्याम के बीच सिर्फ मतभेद नहीं है, उनके व्यक्तित्व ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सुधा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और आत्मसम्मान से भरी महिला है, जिसे अपनी एक पहचान चाहिए। और श्याम? श्याम इसके ठीक उलट है। वो एक सफल व्यक्ति हैं, अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए, और उनका स्वभाव मतलब थोड़ा अधिकार जताने वाला है। वो चाहते हैं कि परिवार उनके हिसाब से चले। तो एक को अपनी पहचान चाहिए, दूसरे को अपना वर्चस्व। हाँ, और इस टकराव में प्यार और संवाद कहीं कहीं खो जाते हैं। और इसी टकराव का नतीजा होता है तलाक। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि बंटी की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही। उपन्यास का असली फोकस तलाक पर नहीं, बल्कि तलाक के बाद की जिंदगी पर है। होता यह है कि सुधा समाज और परिवार के दबाव में और शायद अपनी तन्हाई से लड़ते हुए डॉक्टर जोशी नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर लेती है। अच्छा। और डॉक्टर जोशी का अपना एक भरा पूरा परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं। और श्याम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं ना? हाँ हाँ, वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में बंटी कहाँ फिट होता है? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो कहीं फिट नहीं होता। वो एक ऐसी पहेली का टुकड़ा बन जाता है जिसे रखने के लिए कोई सही जगह ही नहीं बची है। यहीं से बंटी का असली संघर्ष, उसका भावनात्मक सफर शुरू होता है, जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। ये सोचकर ही मतलब सिहरन होती है। एक बच्चा जिसे हर कोने में अपनापन मिलना चाहिए, उसे हर जगह एक मेहमान की तरह महसूस कराया जा रहा है। जब वो अपनी माँ सुधा के साथ उनके नए घर में होता है तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया है। एक नया घर, एक नया पापा डॉक्टर जोशी और उनके दो बच्चे अम्मी और जोत, जो पहले से ही उस घर का हिस्सा हैं। बंटी को अचानक से एक ऐसे परिवार में ढलने के लिए कहा जाता है जिसे उसने चुना नहीं है। और मुझे लगता है सबसे मुश्किल उसके लिए अपनी माँ को बांटना रहा होगा। यही सबसे बड़ा भावनात्मक झटका था। वो माँ जो पहले सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, जिसकी दुनिया का केंद्र बंटी था, अब वो किसी और की पत्नी है। हाँ। उसका ध्यान, उसका समय, उसका प्यार, सब कुछ बंट गया है। बंटी को लगता है कि उसकी माँ उससे छिन गई है। वो डॉक्टर जोशी से एक अनकही ईर्ष्या महसूस करता है। उसे लगता है कि ये आदमी उसकी और उसकी माँ के बीच आ गया है। और शायद बढ़ने से ज्यादा उसे ये महसूस होता है कि प्यार की भाषा ही बदल गई है। मतलब जो माँ पहले सिर्फ उसकी थी, अब उसे उस माँ के सामने भी एक अच्छा बच्चा बनकर रहना पड़ता है। एक तरह का दिखावा करना पड़ता है ताकि नए पापा को वो पसंद आ जाए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उसे लगातार ये साबित करना पड़ता है कि वो एक अच्छा लड़का है। उसकी सहजता, उसका बचपना, सब कुछ इस दबाव के नीचे दब जाता है। वो अपनी ही माँ के घर में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करने लगता है।
और ये असुरक्षा की भावना उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। ये तो हुई माँ के घर की बात, पर जब वो अपने पिता श्याम के पास जाता है तब क्या होता है? क्या उसे वहां वो अपनापन मिलता है जिसकी उसे तलाश है? दुर्भाग्य से नहीं, वहां भी कहानी लगभग वैसी ही है। श्याम ने भी दूसरी शादी कर ली है और उनकी नई पत्नी है, एक नया घर है। श्याम जो पहले भी अपने काम में व्यस्त रहते थे, अब और भी दूर हो गए हैं। अच्छा। वो बंटी की भौतिक जरूरतें तो पूरी करते हैं, उसे खिलौने दिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, लेकिन उसकी जो भावनात्मक जरूरत है उसे समझ ही नहीं पाते। मतलब पैसे और तोहफों से उस खालीपन को भरने की कोशिश जो अक्सर नाकाम रहती है। बिल्कुल। बंटी को वहां भी एक अतिरिक्त सदस्य जैसा महसूस होता है। उसकी नई माँ के लिए वो उसके पति का बेटा है और श्याम के लिए वो एक जिम्मेदारी है जिसे वीकेंड पर निभाना है। उसे कहीं भी वो अनकंडीशनल लव, वो स्थायी घर नहीं मिलता जिसे हर बच्चा डिजर्व करता है। वो एक पेंडुलम की तरह माँ और पिता के दो घरों के बीच झूलता रहता है। ये तो किसी भी बच्चे के लिए एक भावनात्मक बंजर जमीन पर चलने जैसा है। न माँ का घर पूरी तरह उसका रहा, न पिता का। इस सब का बंटी के व्यवहार पे क्या असर पड़ता है? क्या वो खामोशी से सब सहता है? नहीं, कोई भी बच्चा ये चुपचाप नहीं सह सकता। उसका दर्द और गुस्सा बाहर आता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। धीरे धीरे बंटी के अंदर एक विद्रोहपन अपने लगता है। अच्छा। वो चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, स्कूल में लड़ाई करता है। असल में उसका ये व्यवहार उसके अंदर चल रही उथल पुथल का आईना है। तो उसका ये जो गुस्सा है, उसकी जो जिद है, वो असल में मदद के लिए एक पुकार है, एक चीख है कि मुझे देखो, मुझे समझो। बिल्कुल, ये ध्यान खींचने का एक हताश प्रयास है। क्योंकि उसे सकारात्मक ध्यान नहीं मिल रहा, तो वो नकारात्मक तरीकों से ही सही अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है। सही बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़े लोग अक्सर इस व्यवहार को बदतमीजी या बिगड़ना समझ लेते हैं। वो इसके पीछे के दर्द को नहीं देख पाते। और जब ये पुकार कोई नहीं सुनता तो क्या होता है? तो वो बच्चा अंदर से टूटने लगता है। उपन्यास का जो अंत है वो बहुत ही मार्मिक और दिल तोड़ने वाला है। जब माँ और पिता दोनों को लगता है कि बंटी उनकी नई जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो उसे हॉस्टल भेजने का फैसला करते हैं। हॉस्टल मतलब एक तरह से अपने जीवन से पूरी तरह बाहर निकाल देना। हाँ, ये एक तरह का भावनात्मक परित्याग है। उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां न माँ है न पिता। ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों ही परिवार उसे अपनी अपनी दुनिया में फिट नहीं कर पाए। और यहीं आकर उपन्यास एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है कि बड़ों के फैसलों की, चाहे वो कितने भी सही या जरूरी क्यों ना हो, सबसे भारी कीमत क्या बच्चों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, और ये बात हमें उपन्यास के गहरे विषयों की ओर ले जाती है। हाँ, ये सिर्फ बंटी की कहानी नहीं है। इसके जरिए मन्नू भंडारी ने कुछ बहुत बड़े मुद्दों पर उंगली रखी है। हाँ, ये एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से एक सार्वभौमिक अनुभव को सामने रखता है। पहला और सबसे स्पष्ट विषय तो यही है तलाक का बच्चों के कोमल मन पर पड़ने वाला गहरा और स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हमने देखा कि कैसे बंटी की पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाती है। उसका विश्वास, उसकी सुरक्षा की भावना, सब कुछ बिखर जाता है। और दूसरा विषय जो शायद इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो है पहचान का संकट। बंटी इस उलझन में फंस जाता है कि वो है कौन। हाँ। क्या वो सुधा का बेटा है, श्याम का बेटा है, या अब वो डॉक्टर जोशी के परिवार का हिस्सा है? वो अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। और यही पहचान का संकट ही उसकी असुरक्षा और भावनात्मक उपेक्षा की जड़ है। जब एक बच्चे को यही नहीं पता होता कि उसका घर कहाँ है, तो उसकी आत्मा बेघर हो जाती है। और बंटी के साथ ठीक यही होता है। पर बंटी के पहचान का ये संकट सिर्फ बच्चे के मन की उपज तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं समाज और माता पिता के अपने रिश्ते भी तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। और यही हमें तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर लाता है, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता और सामाजिक बंधनों की तीखी आलोचना। अच्छा। एक और गहरी बात जो ये उपन्यास दिखाता है वो ये कि समाज के बनाए नियमों में कभी-कभी स्त्री और पुरुष दोनों ही कैदी होते हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, सुधा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला है जो अपने दम पर जी सकती है। लेकिन समाज एक अकेली तलाकशुदा महिला को आसानी से स्वीकार नहीं करता। उस पर एक अधूरेपन का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसी सामाजिक दबाव में आकर वो दूसरी शादी करती है।
एक ऐसा रिश्ता बनाती है जहां उसे फिर से अपनी पहचान के साथ समझौता करना पड़ता है। और श्याम, क्या वो इस सामाजिक दबाव से आजाद है? नहीं, वो भी इसका शिकार है, बस उसका रूप अलग है। उस पर एक सफल, मजबूत मर्द होने का दबाव है। एक ऐसा मर्द जो अपनी भावनाएं नहीं दिखाता, जो काम को परिवार से ऊपर रखता है। सही। वो अपनी इसी मर्दानगी की छवि में इतना व्यस्त है कि वो अपने बेटे का गहरा अकेलापन देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि पैसा और सुविधाएं देना ही पिता होने की निशानी है। वाह, मतलब दोनों ही अपने अपने जेंडर रोल्स के पिंजरे में कैद हैं और इस कैद की सजा बंटी को मिल रही है। बिल्कुल। यही बात इस उपन्यास को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये किसी एक को विलन नहीं बनाती। बिल्कुल। और यही वजह है कि तुम्हारा बंटी को आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। मन्नू भंडारी की लेखनी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी को जज नहीं करती। वो बस संवेदना, मनोविज्ञान और सामाजिक यथार्थ की परतों को बहुत गहराई से खोलती हैं। उन्होंने बंटी के मन के उलझनों को, उसकी छोटी छोटी असुरक्षाओं को इस तरह से लिखा है कि पाठक उसके दर्द को खुद महसूस करने लगता है। और भाषा के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत सहज है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। हाँ, उपन्यास के संवाद बहुत ही स्वाभाविक और जीवंत है। पात्र इतने असली लगते हैं कि हम उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। सुधा की बेबसी, श्याम की व्यस्तता और बंटी का अकेलापन, सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटता हुआ महसूस होता है। सही बात है। इसीलिए ये कहानी जो दशकों पहले लिखी गई थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और असरदार है। तो कुल मिलाकर तुम्हारा बंटी सिर्फ एक तलाक की कहानी नहीं है। ये एक बच्चे के नजरिए से रिश्तों के टूटने की और उसके धीरे धीरे भावनात्मक रूप से अनाथ हो जाने की एक दर्दनाक कहानी है, जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बड़ों के फैसले, जो शायद उनके लिए अपनी अपनी जगह पर जरूरी भी हों, एक बच्चे की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। उसके लिए घर का मतलब ही बदल जाता है। घर एक सुरक्षित पनाहगाह नहीं, बल्कि एक तनाव और समझौते की जगह बन जाता है। ये उपन्यास आज के समय में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, जहां रिश्ते बन और टूट रहे हैं। यह हमें उन जिम्मेदारियों की याद दिलाता है जो माता पिता होने के साथ आती हैं, खासकर जब रिश्ते एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। और अंत में ये उपन्यास एक बहुत अहम और बेचैन कर देने वाला सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। जब दो लोग अलग होने का फैसला करते हैं, तो क्या वे कभी इस बात पर पूरी तरह से विचार करते हैं कि उनके बच्चे की पहचान का क्या होगा? वो बच्चा जो दोनों का हिस्सा है, क्या वो हमेशा तुम्हारा और मेरा के बीच भटकर रह जाएगा? उसका अपना क्या होगा? ये एक ऐसा विचार है जिसे इस चर्चा के बाद हर सुनने वाले को अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या किसी रिश्ते के खत्म होने का मतलब एक बच्चे के अपनेपन की भावना का खत्म होना भी है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल हमेशा बना